लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो साइन कन्वेंशंस मैंने बताए थे, और इन साइन कन्वेंशन से ये पता चला था हमें कि जब हम हीट कंटेंट किसी सिस्टम को देते हैं तो क्यू पॉजिटिव लेना पड़ता है हमें, और हीट कहीं से रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो क्यू नेगेटिव लिया जाता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्यू पॉजिटिव, डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू नेगेटिव होगा। जब हम कोई चेंज करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जब कोई चेंज हम करते हैं, इंटरनल एनर्जी इसकी ई थी, E2 थी, E1 इंटरनल एनर्जी। ये स्टेट ए है, इसकी कोई फर्स्ट स्टेट है। अब मैंने इसको कुछ हीट दिया और कुछ इसने वर्क किया, सपोज करते हैं। बाहर से मैंने इसको प्रेशराइज किया और कुछ हीट मैंने बाहर यहां से हटा दिया। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, अब इस स्टेट सेकंड स्टेट की एनर्जी E2 हो गई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी E2 माइनस E1 जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू हीट प्लस माइनस एंड प्लस माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम। दैट मीन्स हीट एंड वर्क के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हुई ना क्रिएट हुई, कहां चली गई? वो हीट के टर्म्स में एंड वर्क के टर्म्स में हो गई। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मैं सिस्टम को बाहर से हीट सप्लाई करता हूं तो वो दो काम करेगी, या तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी या वर्क करेगी, या दोनों करेगी। जब मैं किसी सिस्टम को बाहर से हीट देता हूं तो हीट देने पर सिस्टम एक्सपेंड करेगा। ये यहां से अगर मैंने क्यू हीट इसको सप्लाई की तो क्या होगा? एक्सपेंड करना चाहिए, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि हीट मिली इसे। कुछ हीट ने क्या किया? कुछ हीट ने इसकी एनर्जी को इंक्रीज किया, इंटरनल एनर्जी को। कुछ हीट ने वर्क किया, हीट के पैकेट, एनर्जी के पैकेट दो जगह डिवाइड हो गए। ऐसे हम इसे डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोच सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो या तो हीट के फॉर्मेट में है या वर्क के फॉर्मेट में, ट्रांसफॉर्म हो गई। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, इट कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर। इसके अलावा दूसरा भी लॉ हम सोच सकते हैं। स्टेटमेंट की बात हो रही है, जस्ट अगर स्टेटमेंट सोचते हो तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका? जब एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हमने सिस्टम को दी, कहां से ली? हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, उसको मैंने हीट सप्लाई किया, तो जितना हीट इसे सप्लाई किया उतना सराउंडिंग से तो कम हो गया। सराउंडिंग वाली साइड से हीट कम हो गया, इतने हीट कंटेंट उसे मिल गए। तो नेट मिला के टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो नेट मिला करके तो कांस्टेंट रहेगा। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये एक बात आपको सोचनी पड़ेगी। तीसरा स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट मैं थोड़े डार्क करके आपको पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, लिख ही रहा हूं मैं इसे, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी
of an isolated system remains constant. ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह से ही हमने स्टेटमेंट दिया है। और ये इससे पहले वाला स्टेटमेंट क्या था? इससे पहले वाला स्टेटमेंट था टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। यानी जितना भी यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है। सिस्टम एंड सराउंडिंग में एनर्जी बस एक्सचेंज हो सकती है। सिस्टम एंड सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बस, इससे कम या ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये तीन स्टेटमेंट कर लो, बस इतने काफी हैं। इनको बाकी को बाद में कभी मैं बता दूंगा। है ये वो, ये भी वही, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही स्टेटमेंट हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। बात एक ही है, उनको अलग अलग शब्दों में बोला गया है। थर्ड स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट क्या था? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लॉ है। दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका क्या मतलब है? फोर्थ का मैं मीनिंग भी बता देता हूं। फोर्थ स्टेटमेंट का, मशीन दैट कैन परफॉर्म वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, ए परपेचुअल मशीन। यानी कोई भी मशीन को अगर आप ये चाहते हो कि वो वर्क करे, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मशीन कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हो और यही एनर्जी लेकर आप इस मशीन को चला रहे हो। बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी, तब जाकर के ये मशीन वर्क कर पाएगी। बाहर से मतलब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन मशीन खुद से अपनी बनाई हुई एनर्जी से नहीं चल सकती, बराबर बराबर नहीं हो पाएगा। तो ये इस फोर्थ का मीनिंग है। फिफ्थ स्टेटमेंट का मीनिंग देख लो, व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स देन एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम अदर फॉर्म रीअपियर्स। ये तो होता ही है जब भी हम एनर्जी को चेक करते हैं। जैसे यहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स में किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी एंड वर्क के टर्म्स में कह रहे हैं। जितनी हीट हमने सप्लाई की, एनर्जी चेंज करने की कोशिश की, तो उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी या कम कर दी, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, बाय द सिस्टम हो गया। तो जितना हमारे पास एनर्जी की सप्लाई थी वो किसी और फॉर्म में अपीयर हो सकती है। जैसे यहां वर्क की फॉर्म में एनर्जी अपीयर हो गई। इसी तरह से अगर हम इलेबोरेटली इसे देखते हैं तो केमिकल एनर्जी बन सकती है, लाइट एनर्जी बन सकती है। एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये 5 स्टेटमेंट हैं जो आपको कंसीडर करने हैं इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। इसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी, एक मिनट मैं